जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय प्रवास पर भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बोधघाट परियोजना को लेकर दोनों पक्षों में हुआ जोरदार हंगामा। नागपुर में आज से शुरू हुए C20 प्रारंभिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। और पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश। अगले 2 दिनों में भी हो सकती है बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय प्रवास पर आज भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता में वे शामिल हुए। बातचीत के बाद श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को समर्थन देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि भारत की G20 नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं की आवाज को बुलंद करना है। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह वर्ष अद्वितीय है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। इसीलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का ये उत्तम अवसर है। मुलाकात के दौरान अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा और कौशल विकास में सहयोग पर ध्यान देने जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बैठक के व्यापक एजेंडे में इसे शामिल किया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच विचार विमर्श और परामर्श का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज बोधघाट परियोजना को लेकर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और विपक्ष के नेता बृजमोहन अग्रवाल के बीच जोरदार बहस हुई। श्री अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 41 करोड़ रुपए का काम दिया गया, लेकिन काम पूरा हुए बिना ही कंपनी को 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार से छत्तीसगढ़ के वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। उसी प्रकार से भुलावे में रहने के लिए पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने कहा था इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, और आज के प्रश्न के जवाब में बोलते हैं अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। एक ऐसी एजेंसी को सर्वेक्षण का काम दिया गया है जिसने आज तक छत्तीसगढ़ का जो पूरा जल उपयोगिता का प्लान है, मास्टर प्लान, उसको बनाकर नहीं दिया है और उसको 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। अभी 40 करोड़ का काम दिया गया, उसके लिए टेंडर नहीं बुलाए गए। इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि वर्तमान में बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना का सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में भी इसी कंपनी को काम दिया गया था। जिस बोधघाट में वेबकॉस को काम दिया गया है, आदरणीय बृजमोहन जी स्वयं जल संसाधन मंत्री थे, उनकी सरकार थी। 2 काम उस जमाने में भी उस कंपनी को भारत सरकार के मिनी रतन कंपनी मान करके दिया गया था, जिसमें केवल एक काम पूरा हुआ, एक काम आज पर्यंत पूरा नहीं हुआ है। उसी कंपनी को, वेबकास्ट को, हमने सर्वे का काम दिया है और उन्होंने अभी अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है और आवेदन किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी सर्वे हो, उसके बाद उस योजना में आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिला के ये प्रश्न था
माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, तो आखिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बृजमोहन जी ने काम क्यों दिया था? इसलिए मैं समझता हूं कि वेबकॉस के द्वारा बोधघाट का जो सर्वे का काम है वो निरंतर जारी है। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी प्रदेश में 14,500 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार झूठे विज्ञापनों से प्रदेश में विकास का कार्य प्रचारित कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से शुरू हुए C20 प्रारंभिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। G20 सचिवालय के अंतर्गत C20 एक ऐसा समूह है जो नागरिक सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने और मंथन करने के लिए मंच प्रदान करता है। कल नागपुर पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर C20 की अध्यक्ष माता अमृतानंदमयी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। C20 की अध्यक्ष और सामाजिक तथा आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी और G20 सदस्य देशों के नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शहर में शानदार स्वागत से प्रसन्न नजर आए। C20 की प्रारंभिक बैठक में 14 अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन समारोह में कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। अगले महीने अप्रैल में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के साथ रेडियो पर भी प्रसारित होता है, जहां प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का ये कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी 100वीं कड़ी अब प्रसारित होने जा रही है। पेश है इस कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। You're the limit। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। 17 से 19 मार्च तक चले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 48 लॉ स्कूलों से करीब 114 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में करीब 60 जजों को निर्णायक की भूमिका में रखा गया था। इस कार्यक्रम में हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ओडिशा, नागपुर, सोनीपत और पुणे के लॉ स्कूलों के छात्र शामिल हुए।
इस बार हुए विश्वविद्यालय के इस आयोजन में इस प्रतियोगिता का नाम हिदायतुल्लाह इंटरनेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन और अतिथि जजों ने अगले साल होने वाले इस आयोजन की तारीख भी तय कर दी है। अगले साल ये प्रतियोगिता 15 से 17 मार्च तक आयोजित की जाएगी। From next year onwards, the Hidayatullah National Moot Court Competition will become Hidayatullah International Moot Court Competition, which will be held between March 15th and 17th of 2024. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर उदय शंकर ने अगले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे लॉ के छात्रों को और अधिक जानकारियां मिल सकेंगी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो अपने 13वें एडिशन को इस साल मनाया, जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया और उसमें यूपीएस की टीम जीती। और साथ ही साथ हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि अगले साल से ये जो कंपटीशन है वो जो है इंटरनेशनल होगा और अगले साल से इंटरनेशनल कंपटीशंस के अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जिसको हम काफ़ी लोग जो है सराहनीय करते हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में ओडिशा की यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज की टीम विजेता रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राजनांदगांव में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए युवाओं को पक्ष विपक्ष की टीम बनाकर 2 भागों में बांटा गया, जहां संसद में होने वाले लोकसभा की तर्ज पर युवाओं ने पक्ष विपक्ष की भूमिका में बहस की। गौरतलब है कि देश भर में G20, Y20 कार्यक्रम के तहत युवा संसद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नेहरू युवा संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि आस पड़ोस युवा संसद से भारत को G20 की अध्यक्षता करने का गौरव मिला है। इसमें हमारे पूरे विकास खंड के जो भी युवा हैं, जो काफ़ी दक्ष हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ लाते हैं और 4-5 बिंदु पर एक बहस होती है। लोकसभा के टाइप में अध्यक्ष रहता है, पक्ष और विपक्ष रहता है, अलग अलग मंत्री बनाते हैं। और इस साल जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचकर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो मिलट वर्ष बना हुआ है, वो हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ उसके लिए बड़ी उर्वरक भूमि है। दूसरा हमारा मिशन लाइफ कि युवाओं में जीवन कौशल का कैसे विकास हो सके, इस पर हम लोग इनके साथ चर्चा करा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बर्निंग पॉइंट है जो क्लाइमेट चेंजिंग का, उस पर हम पक्ष विपक्ष पर चर्चा करा रहे हैं कि नागरिक कर्तव्य क्या होना चाहिए इसके लिए और सरकार में क्या नीतियों में बदलाव आना चाहिए। इसी तरतब को रखकर हम इस कार्यक्रम को करते हैं। कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे और पद्मश्री पुखराज बाफना शामिल हुए। जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में जिले के करीब 200 युवाओं ने हिस्सा लिया। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के तहत कल रात माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे करीब 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने 8 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 2 डोजर में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहीं माओवादियों ने मजदूरों को भी बंधक बनाकर रखा था, जिन्हें बाद में उन्होंने छोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने कल देर रात इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें महिला माओवादी भी शामिल थीं। प्रदेश के मौसम में इन दिनों बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर सहित राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तेज आंधी चलने के साथ ही जमकर बारिश भी हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भी जमकर बारिश हुई। कल शाम राजधानी रायपुर, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव सहित पश्चिमी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र से आ रही नमी के कारण राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार और शनिवार को बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई थी, तो वहीं रविवार को दिन भर मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम बदलने लगा। इसके बाद रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। वहीं अन्य जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश की वजह से रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई जगहों पर चना, गेहूं, सूरजमुखी सहित सब्जियों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का एक चक्रवात पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके असर से 2 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और वज्रपात होने की भी संभावना है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय प्रवास पर भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बोधघाट परियोजना को लेकर दोनों पक्षों में हुआ जोरदार हंगामा। नागपुर में आज से शुरू हुए C20 प्रारंभिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। और पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश, अगले 2 दिनों में भी हो सकती है बारिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।